और दूसरा किसी उस्ताद का ना होना। तो मेरी नज़र में ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। और एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि असीर साहब, आप अपने जो जज्बात हैं उनके जो तर्जुमानी में उर्दू ज़ुबान में ही करते हैं जी। और तो जब मैं वो गाने सुनता था तो उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज आते थे, तो मुझे उनके मतलब नहीं मालूम थे। और मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू का जो पहला सवाल है वो जो हमारे देखने वाले दोस्त हैं उनके मन का ही लिया जाए। बल्कि मुझे अपनी शायरी की रहनुमाई के लिए एक उस्ताद भी चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आपका जो ये ख्वाब है वो जल्द सफल हो। आज के दौर का असली शायर वही है जो आज के हालात की नब्ज़ को थाम के अपने शेर कहे। जी। तो अगर हम बात करते हैं आपके पाठकों की, तो आपके जो बहुत से पाठक हैं वो आपको हकीकत के तर्जुमान के रूप में देखते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने एक दो शेर सुनाना चाहूँगा। जी। वो शेर कहते वक्त अरूज पर ध्यान नहीं देते, तो अरूज की उर्दू शायरी में क्या अहमियत है? तो इस तरह से मेरा पहला जो है गज़ल संग्रह रूबरू के उन्वान से शाया हुआ। अब इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है कि असीर साहब, आपके जो 2 गज़ल संग्रह है उनमें 11 साल का वक्फा है। इतना लंबा वक्फा क्यों रहा? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रह रहे ज़हीन उर्दू शायर राजेश आनंद असीर की उर्दू अदब में ख़ास पहचान है। इनकी शायरी की ज़ुबान एक आम इंसान की ज़ुबान है और इनकी शायरी में सादगी, ज़ुबान में सलासत, फसाहत और रवानी आम तौर पर देखने में मिलती है। आज हम इनको एक मुलाकात प्रोग्राम में आपके रूबरू लेकर आए हैं। राजेश आनंद असीर साहब, दर्पण टीवी के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया विपिन जी। जी। सो आनंद जी, अगर हम बात करते हैं आज की इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की शुरुआत में एक पहला सवाल बेहद अहम होता है और मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू का जो पहला सवाल है वो जो हमारे देखने वाले दोस्त हैं उनके मन का ही लिया जाए। सो पहला सवाल ये है कि आपकी शायरी की शुरुआत कैसे हुई और राजेश आनंद से राजेश आनंद असीर तक का सफ़र कैसे, आप उसको कैसे बयां करते हो? विपिन जी, मुझे बचपन से ही फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक़ रहा है जी। और ये वो दौर था जब हिंदी फिल्मों में शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी गीत लिखा करते थे। और आपको भी शायद अगर आप पुराने गीत सुने तो इस बात का इल्म होगा और आपने सुने भी होंगे जी बिल्कुल कि पुराने गीतों में जो है उर्दू शायरी का बहुत, उर्दू अल्फाज का बहुत इस्तेमाल हुआ है जी। क्योंकि ये जितने भी शुरा का मैंने नाम लिया है इनका बैकग्राउंड उर्दू से ही है जी। तो जब मैं वो गाने सुनता था तो उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज आते थे, तो मुझे उनके मतलब नहीं मालूम थे क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उर्दू से नहीं है जी। मेरे ख़ानदान में कोई उर्दू नहीं जानता था, इस स्क्रिप्ट से मैं वाकिफ़ नहीं था। तो मेरे एक दोस्त थे फुरकान साहब, तो मैंने उनको इल्तिजा की कि आप मुझे इन अल्फाज के मतलब बताएं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि बेहतर ये होगा कि मैं ज़्यादा, मुझे इल्म नहीं है इस बात का, बेहतर ये होगा कि आप मेरे दोस्त हैं मौलवी मोहम्मद हारून साहब, आप उनसे जो है तबादला ख्याल करें, वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे। तो ये देखें कि वो मौलवी मोहम्मद हारून साहब मस्जिद में मौलवी थे, आज भी उसी मस्जिद में मौलवी हैं वो। तो मैंने जो है उनसे उर्दू पढ़ना शुरू किया जी। और उर्दू पढ़ते हुए फिर एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई देखो, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया सो पढ़ाया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे उस्ताद हाजी मोहम्मद नसीब अंसारी साहब से आप पढ़ना शुरू करें जी, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। तो मैं फिर मौलवी मोहम्मद नसीब अंसारी साहब के पास चला गया। तो हाजी साहब से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो हाजी साहब का एक जो सबसे छोटा बेटा था वो मेरा ही हम उम्र था।
तो हाजी साहब कहने लगे, देखो भाई, मुझे आपसे पैसों का तो लगाव नहीं है इतना कि आप मुझे महीने की फ़ीस देंगे, लेकिन हाँ, मेरा जो बेटा है वो उर्दू नहीं जानता, तो मेरी ख्वाहिश है कि इसी बहाने वो भी उर्दू पढ़ जाएगा जी। तो उस दौरान मैं बीकॉम कर रहा था, और वो जो मेरे दोस्त हैं उनको हम प्यार से चांद मियाँ कहते थे, तो वो चांद मियाँ जो है बीएससी कर रहे थे। तो हमने साथ साथ हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबरों से मैंने वो पास किया जी। उसके बाद फिर मैंने, और वो चांद मियाँ ने उर्दू से इंटरमीडिएट का इम्तहान दिया, वो पास किया हमने। उसके बाद फिर उन्होंने तो छोड़ दिया। वैसे उनका नाम प्यार से चांद मियाँ कहते थे, और वैसे असल नाम उनका था अमीन अंसारी। तो अमीन अंसारी ने तो इंटरमीडिएट करने के बाद छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और उसके बाद मैंने फिर अलीगढ़ उर्दू यूनिवर्सिटी से उसका एग्ज़ाम दिया, अदीब कामिल का, जो बीए के बराबर है। उसको करने के बाद फिर मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से एमए उर्दू किया। और इसी दौरान जब मुझे उर्दू पढ़ने के साथ साथ फिर एहसास हुआ कि सिर्फ उर्दू पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुझे अपनी शायरी की रहनुमाई के लिए एक उस्ताद भी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले हमारे यहाँ देहरादून में कमल मार्केट में एक जनाब हैं ज़िया नेहटोरी साहब, तो मैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया। तो ज़िया साहब ने एक दो गज़लों पर मुझे इस्लाह दी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ। मुझे लगा कि जो इस्लाह मुझे चाहिए वो मेरा मकसद यहाँ से पूरा नहीं होगा। तो किसी तरह से मैं देहरादून के मशहूर शायर जनाब कमल ज़ियाई, जिनका असल नाम हरदयाल सिंह दत्ता है जी, तो मैं उनके पास हाजिर हुआ। तो उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से नवाजा और अपनी शागिर्दी में लिया जी। और इसी दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपने कोई अपना तखल्लुस रखा है क्या? तो मैंने उनसे कहा जी मेरा तो कोई तखल्लुस नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे असीर तखल्लुस दिया। तो इस तरह से मेरा असीर होने का जो है सफ़र शुरू हुआ, और उसके बाद से फिर मैं असीर तखल्लुस से ही जो है शायरी करने लगा। इसी तरह से राजेश आनंद असीर मेरा जी। सो असीर साहब, अब तक आपने बहुत सी रचनाएं की हैं, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से गज़ल संग्रह आपके जो अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? देखिए विपिन जी, मेरी जो शायरी की शुरुआत हुई, और आम तौर पर मैं समझता हूँ और मैंने देखा भी है कि आम तौर पर जो उर्दू में शेर व शायरी करते हैं उनकी शुरुआत जो इब्तदाई तालीम जो है वो गज़ल से ही शुरू होती है जी। कुछ तो गज़ल का अपनी जो है एक आकर्षण है, अट्रैक्शन है, और दूसरा ये सिर्फ आसान भी मानी जाती है कि इब्तिदा में शागिर्दों को जो है तरह मिसरे दिए जाते हैं गज़ल के जी। तो मेरे उस्ताद मोहतरम कमल ज़ियाई साहब ने भी मुझे तरह मिसरे दिए, और उससे मुझे वो तरह मिसरा दिया करते थे जिस पर मैं गज़ल कहकर उनके सामने पेश होता था, और वो मुझे उस पर इस्लाह दिया करते थे जी। तो धीरे धीरे जब मेरे पास कुछ गज़लें जमा हो गई, तो उस्ताद मोहतरम ने बोला कि भाई इनको एक शेरी मजमूए की शक्ल दी जाए। तो इस तरह से मेरा पहला जो है गज़ल संग्रह रूबरू के उन्वान से शाया हुआ। अब इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है कि उसका टाइटल जो है, उसका उन्वान जो है रूबरू क्यों रखा गया। रूबरू इसलिए रखा गया कि आजकल आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उर्दू की जो है रीडरशिप कम होती जा रही है जी। तो बहुत कम पाठक हैं उर्दू के जो उर्दू स्क्रिप्ट से वाकिफ़ हैं। तो मुझे दोस्तों ने और उस्ताद मोहतरम ने ये मशवरा दिया कि क्यों ना इस किताब को जो है आप एक तरफ देवनागरी में और उसी गज़ल को उसके रूबरू जो है उर्दू में शाया करें। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और मेरा पहला जो है मजमुआ रूबरू के उन्वान से शाया हुआ, क्योंकि एक तरफ हिंदी के उसमें देवनागरी में थी गज़ल और उसके रूबरू उर्दू में थी, तो इसलिए इसका टाइटल हमने रूबरू रखा। तो इस तरह से मेरा पहला शेरी मजमुआ जो है शाया हुआ जी। उसके बाद इसमें तमाम तर गज़लें ही थी, गज़ल संग्रह था ये। फिर 2016 में मेरा दूसरा शेरी मजमुआ आया, ये खालिस जो है देवनागरी में है जी। इसका हमने उन्वान रखा अर्ज़ किया है। अर्ज़ किया में कुछ गज़लें जो हैं खालिस हिंदी की भी हैं, बाकी ये सारा तमाम जो मजमुआ है वो उर्दू शेर व शायरी का है, उर्दू गज़लें आते हैं इस पर जी।
तो इस तरह विपिन जी मेरा पहला शेरी मजमुआ जो है 2005 में शाया हुआ था, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया है जी। और दूसरा शेरी मजमुआ अर्ज़ किया है कि उन्वान से 2016 में शाया हुआ। जी। असीर साहब, आपके जो 2 गज़ल संग्रह है उनमें 11 साल का वक्फ़ा है, इतना लंबा वक्फ़ा क्यों रहा? हाँ, इसके पीछे एक बहुत अहम वजह है। वजह यह है विपिन जी कि 2005 में ये मेरा शाया होने के बाद पहला शेरी मजमुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि मैंने उर्दू की तालीम की तरफ जो है तवज्जो की जी। तो इसी दौरान जो है मैंने MA उर्दू किया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। तो 2 साल के इस प्रोग्राम के दौरान थोड़ा मेरा लिखने की तरफ रुझान कम हुआ और बच्चे भी छोटे थे तो उनकी तालीम पर भी मुझे ध्यान देना था। तो यही एक बहुत बड़ी वजह रही कि मैंने अपनी भी तालीम मुकम्मल करने की कोशिश की और बच्चों को पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया और MA उर्दू किया। अब आगे मेरा PhD करने का इरादा है, देखिए कब ये मेरा ख्वाब पूरा होता है। जी। सो हम आशा करते हैं कि आपका जो ये ख्वाब है वो जल्द सफल हो। और एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि असीर साहब, आप अपने जो जज्बात हैं उनके जो तर्जुमानी में उर्दू ज़ुबान में ही करते हैं जी। और उर्दू ज़ुबान को ही शायरी में क्यों चुना आपने? दरअसल मैंने आपसे जिक्र किया था कि मुझे पुरानी जो हिंदी फिल्में हैं उनके गीत बहुत पसंद थे। तो उर्दू ज़बान से मोहब्बत की वजह से मुझे उर्दू शेर व शायरी की तरफ मेरा रुझान हुआ। तो जब मुझे लगा कि भाई जब मुझे इसमें उर्दू ज़बान में अपने जज्बात का बयान करना है, इज़हार करना है, तो भाई इस पर ज़बान को सीखना बहुत लाजमी है। तो इसलिए फिर मैंने जो है उर्दू ज़बान को सीखने की कोशिश की। जी। क्या हम मान सकते हैं कि अगर उस समय के जो हिंदी गीत हैं अगर उनमें उर्दू ज़ुबान इस कदर ना शामिल होती तो शायद आप एक शायर ना होते? हाँ, ये बहुत मुमकिन है। हो सकता है कि मैं उर्दू में शेर ना कहकर हिंदी की तरफ मुतवज्जो हो जाता और हिंदी कविताएं कहता। जी। और वैसे मैंने हिंदी में भी गज़लें कही हैं, पंजाबी में भी कही हैं और कोशिश रहती है, पर लेकिन जो मेरा दिली लगाव है, जो जुड़ाव है, वो शुरू से ही उर्दू की तरफ ज़्यादा रहा है। जी जी। तो अगर हम बात करते हैं आपके पाठकों की, तो आपके जो बहुत से पाठक हैं वो आपको हकीकत के तर्जुमान के रूप में देखते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक दौर था जो कदीमी दौर, जिसे क्लासिकल शायरी का दौर कहा जाता है, ज़ौक़ मोमिन वगैरह का। तो उस दौरान जो है शायरी जो है वो उसका जो दारोमदार था, जो दायरा था, वो हुस्न व इश्क, जामो सुबू, गुलो बुलबुल, इन्हीं मौज़ूआत तक जो है महदूद था। लेकिन आज का जो शायर है वो आज के हालात पर शेर कहना पसंद करता है और मेरा ख्याल है कि पाठक भी जो है, क़ारीन भी जो हैं, वो भी आज के हालात पर शेर सुनना पसंद करते हैं कि जिन हालात को हम जी रहे हैं, जो हालात हमारे साथ गुजर रहे हैं, तो उसी पर शेर व शायरी जो है सुनना पसंद करते हैं। तो मेरा ख़याल ये है कि आज के दौर का असल शायर वही है जो आज के हालात की नब्ज़ को थाम के अपने शेर कहे। जी। और मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने 1-2 शेर सुनाना चाहूँगा जी, इरशाद। कि जिससे आपको एहसास होगा कि भाई हकीकतों का तर्जुमान मुझे क्यों कहा गया पाठकों द्वारा। जी। कि अब सुने एक मतला और 2-3 शेर सुने कि जहन खुला है फिर भी शर्म ज़रूरी है, जहन खुला है फिर भी शर्म ज़रूरी है, लड़की होना भी कैसी मजबूरी है। और शेर सुने कि पेट नहीं भरता है इससे बच्चों का, पेट नहीं भरता है इससे बच्चों का, कहने को ये दिन भर की मजदूरी है। वाह, कहने को ये दिन भर की मजदूरी है। और एक और शेर हालत हाजरा पर कि नज़दीकी है कितनी शहरों मुल्कों में, नज़दीकी है कितनी शहरों मुल्कों में, लेकिन इंसानों में कितनी दूरी है, लेकिन इंसानों में कितनी दूरी है। असीर साहब, आपने अपनी बातों में आजकल लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और उसी से मेरे मन में एक सवाल आया कि आजकल के जो शायर हैं वो शेर कहते वक्त अरूज़ पर ध्यान नहीं देते, तो अरूज़ की उर्दू शायरी में क्या अहमियत है? जी देखिए, जो भी आदमी किसी भाषा या ज़ुबान से मोहब्बत करता है और उस लिटरेचर में अपनी दिलचस्पी रखता है, तो थोड़ी बहुत कोशिश करता है कि मैं शेर कहूँ। जी।
लेकिन वो मुकम्मल तौर पर शायर तब होता है और शेर कहने की सलाहियत तब आती है जब उसे उरूज से थोड़ी बहुत वाकफियत हो। मैं ये नहीं कहता कि उसको उरूजी होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जो बुनियादी चीज़ें हैं उनका इल्म होना बहुत ज़रूरी है जी। और इसके लिए देखिए या तो वो शख्स जो है अच्छी किताबों का मुताला करे या फिर किसी उस्ताद से रहनुमाई ले, तो ये बहुत ज़रूरी है जी। अच्छी शायरी करने के लिए। इन दोनों चीज़ों में से कम एक चीज़ का होना तो लाजमी है जी। और यही वजह है कि आजकल जो कुछ शायर भटक जाते हैं और अच्छे शेर नहीं कह पाते, बेबहरी शेर कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो मुताले का ना होना और दूसरा किसी उस्ताद का ना होना। तो मेरी नज़र में ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। जी। असीर साहब, इससे पहले हम अगले सवाल की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक मनपसंद की गज़ल हमारे दोस्तों के लिए ज़रूर कहें। हाँ, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा और इसमें मैं एक आपको ख़ास बात बताऊँ जी कि जो आपने शुरू में मेरी ज़बान के बारे में, मेरी शायरी की ज़बान के बारे में जिक्र किया था कि सलासत रहमानी है, तो देखिए मैंने आज के हालात को देखते हुए शायरी तो उर्दू की है जी, लेकिन उसमें हिंदी अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है जी। आप देखें कि मैं इसमें कितना कामयाब रहा हूँ। इसमें मैं हिंदी के कवाफी में मैंने गज़ल कही है और उसमें ख़ास बात चाहूँगा आपकी कि ये सोच लो कि अगर तुम दबाव झेलोगे, ये सोच लो कि अगर तुम दबाव झेलोगे तमाम उम्र यूं ही फिर तनाव झेलोगे। वाह। ये सोच लो कि अगर तुम दबाव झेलोगे तमाम उम्र यूं ही फिर तनाव झेलोगे और हर एक शख्स को कैसे मनाओगे आखिर, हर एक शख्स को कैसे मनाओगे आखिर, तमाम शहर में किस किस का भाव झेलोगे। हर एक शख्स को कैसे मनाओगे आखिर, तमाम शहर में किस किस का भाव झेलोगे। और शेर देखें कि उसूल तुमने बना तो लिए हैं अपने लिए, उसूल तुमने बना तो लिए हैं अपने लिए, ये देखना है कि कब तक अभाव झेलोगे, ये देखना है कि कब तक अभाव झेलोगे। और ताल्लुकात को तुम तर्क क्यों नहीं करते, ताल्लुकात को तुम तर्क क्यों नहीं करते, छुपा के जख्म को कब तक रिसाव झेलोगे, छुपा के जख्म को कब तक रिसाव झेलोगे। और कहीं भी तो नहीं दिखता है कोई परिवर्तन, कहीं भी तो नहीं दिखता है कोई परिवर्तन, मैं पूछता हूं कि कब तक चुनाव झेलोगे, मैं पूछता हूं कि कब तक चुनाव झेलोगे। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। असीर साहब, परंपरागत और आधुनिक गजल में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि जो परंपरागत शायरी है उसमें मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जामो सुबू गुलो बुलबुल हुस्न इश्क, ये मौज़ूआत रहा करते थे शायरी के। जी बिल्कुल। तो तमामतर क्या होता था कि अगर आप एक शायर की गजल पढ़ लें और दूसरे शायर की पढ़ लें या कहीं सुन लें तो उसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि भैया किसी दूसरे शायर की गजल होगी जी। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उन दोनों के जो सोचने का दायरा था वो एक ही था, वो एक ही मौजू पर सोचते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है जी। आज हर शायर का जो है अपने तजुर्बात है और वो उन्हीं तजुर्बात को अपने शेरों में डालते हैं जी। तो इसलिए जो है पुराने शोरा और आज के शोरा की शायरी में सबसे बड़ा फर्क तो यही है जी कि सबका अपना इज़हार का एक अलग अंदाज है, अपने तजुर्बात हैं और वो हालिया जो जिन हालात में शायर जीता है उन्हीं ख्यालात को जो है वो अपनी शायरी में पिरोता है जी। असीर साहब, हमारी जो मुलाकात है आज की, तो उसके दरमियान जो सवालात हो रहे हैं उनमें आजकल की को जो शायर हैं उनके बारे में एक सवाल हुआ और एक और सवाल उन्हीं के बारे में, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है कि आजकल के जो शायर हैं वो जो शेर हैं वो कहते तो उर्दू में है लेकिन उसको लिखते हैं देवनागरी लिपि में। तो अगर किसी जुबान में हम शेर कहते हैं तो उसके लिए क्या उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने विपिन जी। ये लाजमी है जी कि आपको जिस जुबान में अपने ख्यालात का इज़हार करना है या अपनी बात को दूसरों के सामने रखना है उस ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है जी।
नहीं तो अगर आप उस ज़ुबान को अच्छे से नहीं सीखते हैं और उसमें शेर कहने की कोशिश करते हैं तो आपको गाए बगाए शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि कोई आप पर उंगली उठाए, इससे अच्छा ये है कि आप पहले उस ज़ुबान को सीखें, समझें, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, फिर उसमें अपने शेर, अपने इज़हार ख्यालात का इज़हार करने की कोशिश करें, तो यही बेहतर होगा। जी असीर जी, क्या आपने उर्दू गज़ल के अलावा किसी और सिंफ या भाषा में भी कुछ कहा है? जी, मैंने उर्दू ज़बान के अलावा पंजाबी में भी शेर कहे हैं और हिंदी में भी कहे हैं, और बहुत जल्द जो है मेरा एक शेरी मजमूआ पंजाबी ज़बान में भी शाया होने वाला है जी। और जहाँ तक असनाफ की बात की आपने कि गज़ल के अलावा मैंने कुछ और कहा है, तो हाँ, मैंने इसमें माहिए कहे हैं, कतात कहे हैं, गीत कहे हैं और भजन भी लिखे हैं। सन 2000 में मेरा एक भजनों का मजमूआ आया था, जिसको जो है मजमूआ क्या मतलब भजन मैंने लिखे थे जिनको अनूप जलोटा जी ने गाया था और वीनस कंपनी ने लॉन्च किया था। तो गाए बगाए मैं गीत वगैरह भी लिखता रहा हूँ अलग अलग एल्बम्स के लिए। तो गीत, गज़ल, कतात, माहिए, नज़में, ये सब मैं लिखता रहता हूँ। जी। सो आज के इस मुलाकात प्रोग्राम में अगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ तो वो जो आज के नौजवान शायर हैं जी, तो उनके लिए आपको खास कोई ऐसा संदेश अगर उनको आप देना चाहें? हाँ, मेरा संदेश यही है कि आप जब भी शेर कहें तो बेहतर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शायरों का पहले मुताला करें, ज़्यादा से ज़्यादा शायरों को पढ़ें जी, और उसमें आप क्लासिकल शायरी को भी पढ़ें जी। क्लासिकल शायरी को पढ़ने से देखिए हमें उन ख्यालात को नहीं लेना है, लेकिन जो उर्दू शायरी की टेक्निक है, जो शेर कहने का तरीका है, उसको हमें सीखना है जी। तो उसको जो है सीखने के लिए हमें क्लासिकल शुरा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। और मैं चाहूँगा कि वो क्लासिकल शुरा को, पुराने शुरा को पढ़ें और उनकी तकलीद ना करें। आज के हालात में जहाँ वो जी रहे हैं उन हालात को जो है अपने शेर में बांधने की कोशिश करें जी। तो इससे क्या होगा कि एक तो उनकी ज़बान में सफाई आएगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का ज्ञान होगा और वो आसानी से अपने जो है ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा तो यही है जी। और बेहतर ये होगा कि कोशिश करें कि मुताले के साथ साथ अगर कोई उन्हें अच्छा उस्ताद मिल जाए तो वहाँ भी वो अपना थोड़ा वक्त दें, जिससे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जी। राजेश आनंद असीर साहब, आपने अपने जीवन के जो व्यस्त कार्य हैं उनमें से कुछ समय हमारे लिए, दर्पण टीवी के जो दोस्त हैं उनके लिए निकाला और आज के दिन पे इस खास मुलाकात के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया विपिन जी, और मैं दर्पण टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का एक मौका दिया। शुक्रिया। जिन्हां दर्शकों ने अजे तक दर्पण टीवी नू सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके वो हुणे ही सबसक्राइब कर लवो ते बेल आइकन जरूर दबाओ।